हाँ जी, नमस्कार। मैं दीपेश वैष्णव, आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बात करते हैं हम अपने आज की क्लास की। तो अपने जो राजस्थान के राजवंशों के बारे में हम बात कर रहे थे, उसमें हमने गुर्जर प्रतिहार और राजस्थान के चौहानों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया। अब अपना जो नया राजवंश हुआ, जिस वंश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वो टॉपिक रहेगा अपने मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया राजवंश। तो हम बिना टाइम खर्च किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और चर्चा करते हैं। तो अपना जो टॉपिक है वो है आज मेवाड़। मेवाड़ के गुहिल या इनको हम बोल सकते हैं मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश। अलग अलग टाइम पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा इनके अलग अलग नाम पड़े। बात करें हम सबसे पहले मेवाड़ के गुहिलों की, तो अगर बात करें हम गुहिलों की, तो सबसे पहले अगर हम इस टॉपिक में गुहिलों की उत्पत्ति के बारे में बात करें, किनकी? गुहिलों की उत्पत्ति। अगर सबसे पहले हम बात करें इनकी उत्पत्ति, ये कौन थे, क्या थे, तो इनकी उत्पत्ति के बारे में हम बात करें तो इनको सूर्यवंशी माना गया। क्या माना गया? इन्हें सूर्यवंशी माना गया। ये कौन था? सूर्यवंशी। इन्हें सूर्यवंशी बताया गया। कहते हैं कि भगवान श्री राम जो थे, उनकी 21वीं पीढ़ी में, 21वीं पीढ़ी के बाद एक भट्टार्क नामक एक राजा हुआ, जिसने काठियावाड़ नामक स्थान पर अपना राज्य स्थापित किया। वह वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। सूर्यवंशी 21वीं पीढ़ी किसकी? भगवान राम की 21वीं पीढ़ी के बाद, 21वीं पीढ़ी के बाद जो एक राजा हो, जिसका नाम क्या था? भट्टार्क। भट्टार्क ने अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? काठियावाड़। काठियावाड़ यानी कि गुजरात क्षेत्र में भट्टार्क ने अपना राज्य स्थापित किया। काठियावाड़। इस काठियावाड़ की, या कहें कि इसका जो राज्य था, उसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी, वो राजधानी बनाई इसने वल्लभी। वल्लभी की उसने इसकी राजधानी बनाया। तो ये तो थी सूर्यवंश की बात, कि सूर्यवंश के अनुसार 61वीं पीढ़ी, भगवान राम की 61वीं पीढ़ी के बाद भट्टार्क नामक एक राजा हुआ, जिसने काठियावाड़ में अपना राज्य स्थापित किया। काठियावाड़ में तो राज्य स्थापित किया, और काठियावाड़ में जो राज्य स्थापित किया, उसकी राजधानी कहाँ बनाए? वल्लभी को उसकी राजधानी बनाया। जो भट्टार्क नामक जो राजा था, इसके जो दान पात्र थे, क्या? दान पात्र। इसको इसके दान पात्रों में अलग अलग नामों से जाना गया। इसके दान पात्रों में से एक तो मैत्रक। इसके नाम के लिए किस शब्द का उल्लेख हुआ? एक तो मैत्रक और एक सूर्य। इन दो शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया? भट्टार्क के लिए। किसमें? उसके दान पात्रों में इन शब्दों का प्रयोग किया गया। अब कहते हैं कि जो भट्टार्क नामक राजा था, जिसने काठियावाड़ में तो अपना राज्य स्थापित किया, वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया, इसी भट्टार्क के बाद, किसके बाद? भट्टार्क के बाद इसी भट्टार्क की 19वीं पीढ़ी, सूर्यवंश राम जी की तो 21वीं पीढ़ी के बाद भट्टार्क था, लेकिन भट्टार्क की 19वीं पीढ़ी, भट्टार्क की 19वीं पीढ़ी के बाद
या हम कहे भटार जो 19वीं पीढ़ी थी, इस 19वीं पीढ़ी में एक राजा हुआ जिसका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य कहते हैं कि शिलादित्य भी काठियावाड़ वल्लभी पर ही अपना शासन कर रहा था। लेकिन इसके समय क्या हुआ, शिलादित्य के समय सिंध क्षेत्र से अरबों के आक्रमण हुए। अरबों का आक्रमण, अरबों का जो आक्रमण वो इतना खतरनाक तरीके से आक्रमण किया कि कहते हैं कि शिलादित्य का राज्य पूरा तहस नहस हो गया और उस आक्रमण में शिलादित्य भी मारा गया। अब शिलादित्य जब मारा गया तो इनके आगे की पीढ़ियों का क्या हुआ, कैसे इनकी आगे की पीढ़ियां चली, तो यहीं पर एक छोटी सी कहानी आती है। वो कहानी कुछ इस तरह है कि जो शिलादित्य की पत्नी थी जिसका नाम था पुष्पावती, किसकी, शिलादित्य की पत्नी थी, उसका नाम था पुष्पावती। कहती कि पुष्पावती जो इसकी पत्नी थी, तो पुष्पावती उस समय अंबा भवानी की तीर्थ यात्रा पर गई थी। ये पुष्पावती कहाँ गई थी, अंबा भवानी की तीर्थ यात्रा पर। और जब ये अंबा भवानी की तीर्थ यात्रा पर गई उस समय कहते हैं कि रानी पुष्पावती जो थी, इसको जब वल्लभी के पतन का पता चला तो ये डायरेक्ट वल्लभी नहीं गई। और कहते हैं कि ये अंबा भवानी का जो मंदिर है, कहते हैं कि नागदा के आसपास है, ये नागदा में ठहर गए। उस समय जब ये नागदा में अंबा भवानी के दर्शन के लिए गए, कहते हैं कि पुष्पावती उस समय गर्भवती थी, इसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा था। जब इसको सब कुछ पता चल गया कि शिलादित्य मारा गया, वल्लभी का पतन हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये वहीं पर रुक गई। इसके बाद आगे कहते हैं कि जब ये नागदा में ही ठहर गई, उसके पश्चात ये वल्लभी नहीं लौटी। जहाँ नागदा में इसने एक बालक को जन्म दिया। किसने, पुष्पावती ने। इस पुष्पावती ने एक बालक को जन्म दिया। कहते हैं कि उस बालक का नाम गुहदत्त या इसी का नाम गुहिल था। अब नाम भी रोचक है, गुहदत्त या गुहिल। कहते हैं कि पुष्पावती ने इस बालक को जन्म एक गुफा में दिया। गुह या ना गुफा होती है, गुफा में जन्म होने के कारण उस बालक का नाम गुहिल या गुहदत्त पड़ा। चलो, बालक का जन्म भी हो गया तो शिलादित्य की अगली पीढ़ी भी तैयार हो गई राज करने के लिए। लेकिन परिस्थितियाँ बहुत विकट थी। अरबों ने वल्लभी का पूरी तरह से पतन कर दिया था। अब बालक का जन्म हो गया तो पुष्पावती को भी भय था कि कहीं शत्रु इस मेरे बेटे को मार ना दे। इस भय के कारण कहते हैं कि जो इसका जन्म हुआ तो इसको एक ब्राह्मण था जिसका नाम था विजयादित्य। क्या नाम था उसका, विजयादित्य। विजयादित्य नामक ब्राह्मण को इसको सौंप दिया। और यही गुहिल, बात करें हम इस गुहिल की या इस गुहदत्त की, तो आगे जाकर एक बार बोर्ड साफ कर ले थोड़ा सा। बात कर रहे थे हम गुहिल, तो इसे विजयादित्य नामक ब्राह्मण को सौंप दिया। और यही गुहिल आगे जाकर इस गुहिल वंश का संस्थापक बनता है। तो
ये गुहिल वंश का संस्थापक। ये गुहिल वंश का संस्थापक बना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन था, तो गुहिल वंश का संस्थापक गुहिल ही था, या इसका नाम गुहदत्त था। इसी के नाम पर इस वंश का नाम गुहिल वंश पड़ा। ये तो थी इसके संस्थापक की चर्चा। अगर इसके बाद हम बात करें, ये तो इसका संस्थापक हो गया, लेकिन अगर हम बात करें कि वास्तव में ये गुहिल कौन थे, एक मत के अनुसार हमने देखा है कि सूर्यवंशी थे। ये गुहिल पुष्पावती शिलादित्य का बेटा था। लेकिन अगर हम दूसरे मत की चर्चा करें कि किसके वंशज थे, एक में तो हमने देखा कि सूर्यवंशी थे। अब अगर दूसरे मत की चर्चा करें कि किसके वंशज थे, तो जो दूसरा मत है वो है अब्बुल फजल के अनुसार। अब्बुल फजल, अगर अब्बुल फजल के अनुसार देखें कि आखिर में मेवाड़ के गुहिल किसके वंशज हैं, तो अब्बुल फजल बताता है कि ये ईरान के शासक नौशेकों के से संबंधित है। मतलब ईरान जो देश है, ईरान के शासक, जो यहाँ के शासक थे उनको नौशेकों इनको कहा गया, और इनसे इनका संबंध बताया गया किसके द्वारा, अब्बुल फजल के द्वारा। अगर हम बात करें आगे नैणसी, श्यामलदास, नैणसी, एक तो नैणसी हो गया, इसमें एक आएंगे भंडारकर। श्यामलदास ने तो इनकी शाखाएं बताई थी, भंडारकर, और एक गोपीनाथ शर्मा। नैणसी, भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ये कौन थे, ब्राह्मण थे। जो पुष्पावती थी, कहते हैं कि वो जाति से ब्राह्मण थी। तो इन्होंने इनको जो वंश माना वो किससे संबंधित माना, इनको ब्राह्मणों से संबंधित। किसने, नैणसी, भंडारकर, गोपीनाथ ने तो इनको ब्राह्मण बताया। अब्बुल फजल ने ईरान के नौशेकों जो शासक है इनसे इनका संबंध स्थापित किया, और एक मत देखा था हमने सूर्यवंशी होने का। ये तो हुई इनके उत्पत्ति की बात। अब बात करें हम नैणसी के अनुसार, जो गुहिल है, इन गुहिलों की कुल 24 शाखाएं बताई गई। कुल 24 शाखाओं का उल्लेख किया गया, कुल 24 शाखा। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मेवाड़ के गुहिलों की कुल कितनी शाखाएं थी, तो 24। मतलब इन्होंने 24 अलग अलग स्थानों पर अपना शासन किया। जैसे मेवाड़ के गुहिल, वागड़ के गुहिल, बांसवाड़ा के गुहिल, प्रतापगढ़ के गुहिल, ये सब अलग अलग स्थानों पर इन्होंने शासन अपना स्थापित किया। कहते हैं कि विश्व में मेवाड़ के गुहिल या जो गुहिल राजवंश है वो एकमात्र ऐसा राजवंश है जिसने एक ही स्थान पर सर्वाधिक समय तक शासन किया, लगभग 1350 वर्ष तक। कितने, 1350 वर्ष। कैसे, क्योंकि लगभग 7वीं सदी, बात करें हम 6ठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी में, तो इन्होंने लगभग 713 नैणसी श्यामलदास के अनुसार और जेम्स टोड के अनुसार 734 में बप्पा रावल ने मानमोरी से चित्तौड़ दुर्ग छीन लिया और वहां पर अपने शासन स्थापित कर लिया। लेकिन इससे पहले भी इन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो लगभग 6ठी शताब्दी से लेकर जब भारत स्वतंत्र हो गया तब तक इन्होंने शासन किया। तो लगभग अगर हम इन चीज़ों को काउंट करें तो लगभग 1350 वर्षों के लगभग इन्होंने एक ही स्थान पर रहकर अपना शासन किया। तो ये तो बात थी इनकी उत्पत्ति की। इनकी कितनी शाखाएं हुई, 24 शाखा। इन 24 शाखाओं में हम सबसे पहले जिस शाखा का अध्ययन करेंगे वो अपने रहेगी मेवाड़ के गुहिल
या सिसोदिया राजवंश। मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया। तो मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया। बात करें हम मेवाड़ के गुहिल या सिसोदिया, तो सबसे पहले हम बात करें मेवाड़ की। आखिर ये मेवाड़ क्या है, इस मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। वैसे ये भूगोल से रिलेटेड टॉपिक है, लेकिन थोड़ी सी कम इसकी चर्चा करते हैं। तो अगर बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ में सबसे पहले उदयपुर, राजसमंद, बात करें राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र था, इनके आसपास का क्षेत्र वो क्या कहलाता था, मेवाड़। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। अगर आगे चर्चा करें हम इसके प्राचीन नाम की, किसके, मेवाड़ के प्राचीन नाम की। प्राचीन नाम, तो इसका प्राचीन नाम आता है मेदपाट। क्या, अगर इसके प्राचीन नामों की बात करें तो इसका प्राचीन नाम आता है मेदपाट, शिवी, प्रागवाट। ये इसके प्राचीन नाम है। अगर बात करें मेदपाट के, तो इसे मेदपाट क्यों कहा जाता है, तो कहते हैं कि जो ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर मेद या मेर जाति का अधिकार, इस जाति का अधिकार होने के कारण इसको मेदपाट कहा गया। ये तो था इसका नामकरण। मेवाड़ का कौन कौन सा क्षेत्र है, तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़ के जो जिले, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ में आता है। प्राचीन नाम थे इसका मेदपाट, शिवी या प्रागवाट। मेदपाट मेद या मेद जाति के द्वारा शासित होने के कारण इस क्षेत्र को मेदपाट कहा गया। ये तो थी इसकी सामान्य चर्चा। अब इसके बाद हम बात करें आगे, तो जो गुइल वंश है मेवाड़ का, तो जो इन गुइलों का एक वाक्य है, जो इनका प्रधान वाक्य है वो है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म के लिए युद्ध करता है, हमेशा कहते हैं कि ऊपर वाला भी उसी का साथ देता है। जैसे वो धर्मो रक्षति रक्षिता धर्म, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मेवाड़ के जो गुइल है वो सदा हमेशा से ही धर्म पर चले आए हैं। आगे हम बात करेंगे कि मेवाड़ के शासकों ने कभी भी स्वयं को मेवाड़ का शासक नहीं माना, जबकि ये स्वयं को एक लिंग का दीवान यानी कि उनका प्रधानमंत्री समझकर इन्होंने वहां पर शासन किया। तो जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार, ये इनका प्रधान वाक्य था। अब बात करें हम जो मेवाड़ के गुइल है, अगर इन गुइलों की बात करें तो गुहिल के बाद जो मेवाड़ का जो गुइल था, उसके बाद इसकी पीढ़ी में जो सर्वाधिक प्रतापशाली शासक हुआ वह था बप्पा
रावल। उसका नाम था बप्पा रावल। क्या? यह बप्पा रावल, ये इसको हम कहते हैं बापा रावल। ये गोहिल की पीढ़ी में सबसे आगामी शासकों में सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। बात करें हम बप्पा रावल की, तो ये तो सबसे प्रतापी शासक था, लेकिन गोहिल जो थे ये शुरुआत से स्वतंत्र शासन इन्होंने स्थापित नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये स्वयं गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। पहले क्या थे ये? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत। चलो ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। तो जब ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे तो कहते हैं कि इसी में एक शासक हुआ जिसका नाम था भरतभट्ट। बप्पा रावल की आगे की पीढ़ियों में एक शासक हुआ भरतभट्ट, भर्तृभट्ट। इसने सर्वप्रथम या सबसे पहले अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। पहले ये क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। भर्तृभट्ट ने सबसे पहले अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। तो प्रारंभ में क्या थे? ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत। अब बात करें हम इसके बाद साक्ष्यों के आधार पर, अगर हम बात करें कि बप्पा रावल के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन थे, तो उनका जो कुछ क्रम आता है वो आता है कि इनके जो उत्तराधिकारी थे उसमें तो एक सील नामक शासक हुआ, इसके बाद एक अपराजित नामक शासक हुआ, सील, अपराजित के बाद बात करें हम भर्तृभट्ट, भर्तृभट्ट नामक भी एक शासक हुआ। इसके बाद बात करें अलट नरवाहन, अलट नरवाहन, अलट नरवाहन। इसके बाद बात करें हम शक्ति कुमार, शक्ति कुमार के बाद विजय सिंह, और विजय सिंह के बाद एक शासक आएगा उसका नाम है नागादित्य। शक्ति सिंह, विजय सिंह, और एक है नागादित्य। ये इनके आगे के शासक हुए। अगर हम बात करें तो बप्पा रावल की बात की, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। सबसे पहले भर्तृभट्ट ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। साक्ष्यों के आधार पर इनके जो उत्तराधिकारियों का क्रम मिलता है वो सील, अपराजित, भर्तृभट्ट, अलट नरवाहन, शक्ति कुमार, विजय सिंह और नागादित्य। अब अपना जो अगला टॉपिक रहेगा इसमें हम जिसके ऊपर चर्चा करेंगे वो रहेगा अपने बप्पा रावल। तो अगली क्लास में हम पहले की तरह वो एक स्लाइड पहले से तैयार करेंगे और एक एक शासक के बारे में विस्तार पूर्वक अच्छे से अध्ययन करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमने मेवाड़ के गोइल और गोइलों की उत्पत्ति के बारे में जो सिद्धांत हमने आज इस क्लास में पढ़े वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि और को भी इस चीज़ों की जिन जिन को इन क्लासों की आवश्यकता है वहाँ तक की क्लासे पहुँच सके और अच्छे से अपनी तैयारी करना, क्योंकि अब आगामी समय में वापस भर्तियों का दौर चालू होगा। अब जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस, RS, पटवार, फर्स्ट ग्रेड सब भर्तियाँ वापस धीरे धीरे क्रमवाइज आने वाली है। संस्कृत विभाग की भर्ती की भी बहुत जल्द सुना रही कि वो भी बहुत जल्द आने वाली है। तो आज का अपना जो सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है। तो अपनी तैयारी में
व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।